नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल कोर्स का पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कवरेज क्या रहेगी। तो आईसीआई स्टडी मैट हम पूरा कवर करेंगे। जो आईसीआई स्टडी मैट होगा हम पूरा कवर करेंगे, मतलब आईसीआई स्टडी मैट के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। और आईसीआई के जो भी क्वेश्चन होंगे, इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम सारे के सारे कवर करेंगे। जैसे आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चन सभी की सभी हम कवर करेंगे। अब आता है कि आपको लेक्चर्स तो देखने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कौन सा मटेरियल रेफर करना है। तो वो कौन सा मटेरियल आपको रेफर करना है, तो देखो लेक्चर के साथ आपको कंसेप्ट बुक की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, तो आपको वो देखनी है। और जो कंसेप्ट बुक है ऑडिट की, जो ऑडिट की कंसेप्ट बुक है, इसमें आपको सभी कीवर्ड्स हाईलाइट मिलेंगे, सभी कीवर्ड्स हाईलाइट मिलेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो साथ में क्या है, आपको लेक्चर के साथ कंसेप्ट बुक की हार्ड कॉपी तो मिलेगी ही, लेकिन मैं लेक्चर्स में आपको क्या कराऊंगा, मैं लेक्चर्स में आपको सभी कंसेप्ट लिखवा कर डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपको लिखवा कर समझाऊंगा। तो अब जब मैं आपको लिखवा कर समझाऊंगा तो मैं वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लूँगा। तो देखो वैसे तो आपको कंसेप्ट बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहो, आपको लगता है कि भाई आपको खुद को भी अपनी राइटिंग में नोट्स बनाने हैं या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो और उसमें मैं जो भी लिखवाऊंगा क्लास में आप वो नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन एग्जाम टाइम पे, मतलब जब भी आपको ऑडिट याद करनी है तब आपको क्या रेफर करनी है, तब आपको कंसेप्ट बुक की जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी वही रेफर करनी है। फिर आप बोलोगे सर जो हम सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे उसका क्या करना है, उसको आप समझने के पर्पज से यूज़ कर सकते हो। अब देखो ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेंशन। मैं आपको समझा तो दूंगा, लेक्चर्स में अच्छे से समझा दूंगा, ये बता दूंगा कैसे याद करना है, लेकिन बात आती है रिटेंशन की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको लेक्चर में साथ ही साथ मेमोरी वर्ड्स भी बना दूंगा। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि याद करने में आपको दिक्कत आ सकती है वहाँ पर मैं आपको मेमोरी वर्ड्स भी बनवा दूंगा। तो ये भी हम कवर करेंगे लेक्चर्स में। उसके बाद देखो क्या होगा, आपको कंसेप्ट बुक की हार्ड कॉपी तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, आपको क्यूबी की भी हार्ड कॉपी मिलेगी। और इस क्वेश्चन बैंक में देखो क्या किया गया है, इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है उनको सिक्वेंस में लगा दिया गया है, उनको टॉपिक वाइज लगा दिया गया है। मतलब जिस सिक्वेंस में कंसेप्ट बुक में टॉपिक है, जिस सिक्वेंस में कंसेप्ट बुक में टॉपिक है, उसी सिक्वेंस में सभी क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन बैंक में सभी आंसर क्या है, अपडेटेड है, सभी के सभी आंसर्स एकदम अपडेटेड है। और क्लास में हम सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लास में सिर्फ ओनली समझाऊंगा ही, कंसेप्ट ही समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्लास के अंदर, लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चन भी आपको कवर कराऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो ऑडिट में होता क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑडिट में होता क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये तो क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है ऑडिट। कुछ स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि ऑडिट तो क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। तो क्या सोचते हैं, इसमें तो हम बस क्या कर लिए, कंसेप्ट कर जाएंगे और क्यूबी देख के ही नहीं जाएंगे, और हम एग्जाम में क्यूबी देख के नहीं जाएंगे। तो होता क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर लिखना क्या है, और उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए क्यूबी करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। और एक काम और करूंगा, मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं अगर वो एग्जाम में आ जाएँ तो आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जिससे कि आप क्या करो, जब भी रिवीजन करो उन क्वेश्चन को तो देखो ही। तो वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बता दूंगा ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप एक बार भी पढ़ लोगे तो उनको दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो ये भी हम डिटेल में करेंगे लेक्चर्स में। उसके बाद आता है डाउट सॉल्विंग का, कि सर डाउट सॉल्विंग का क्या रहेगा। तो देखो जैसे आप क्लास रजिस्टर कर लोगे वैसे आपको मेल में क्या आ जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको मेल में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पर मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मुझे डाउट करोगे, डाउट पूछोगे, वैसे उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको डाउट की चिंता करनी ही नहीं है। आपको क्या मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, जैसे आप क्लास रजिस्टर करोगे मेल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और उस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डाउट वगैरह पूछ सकते हो, और उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। साथ ही साथ मेल में आपको देखो क्या मिलेगा, साथ ही साथ मेल पर आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। और ये आपको ज्वाइन करना ही है, ये आप पक्का से ज्वाइन कर ही लेना, ये कर ही लेना। क्यों, क्योंकि ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी, जो भी गाइडेंस वगैरह होंगी, ये क्या करी जाएंगी, इसी ग्रुप पे शेयर करी जाएंगी। तो मेल में जो आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर ही लेना। फिर देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिवीजन की। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, अब सब्जेक्ट के रिवीजन की बात आती है, वो कैसे किया जाएगा। तो देखो लेक्चर्स में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनका तो मैं तो आपको रिवीजन करवाऊंगा ही,
हम जो भी पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, हम जो भी लेक्चर्स में पढ़ेंगे समझेंगे उन टॉपिक्स का मैं तो आपको रिवीजन करवाऊंगा ही, लेकिन आपको भी क्या करना रहेगा, जैसे ही डेली बेसिस पे आप लेक्चर कंप्लीट करोगे आपको खुद को भी उसका क्या करना रहेगा, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट्स तो रिवीजन करना ही होगा। कम से कम 15 मिनट्स तो आपको रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि ये ऑडिट सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे आप क्लास देख लो, जैसे आप मेरा लेक्चर देख लो, आपको कम से कम 15 मिनट्स सेल्फ रिवीजन तो करना ही होगा। अब देखो बाद में होगा, अब देखो एक तो आप क्लास देखोगे, उसके बाद आप बाद में तो रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। तो क्या होता है, अभी तो आपको सब समझ आ जाएगा, लेक्चर जब मैं कराऊंगा आपको, क्लास दूंगा, तब आपको सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाद में जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, सेकंड रिवीजन करोगे, तब आप सब कुछ भूल जाओगे, ज़्यादातर चीज़ आप भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या होंगे, आपको रिवीजन वीडियोज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, क्लासेस के साथ फ्री टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऑडिट के 1 या 2 रिविजन कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेस्ट को भी क्या करना, आप लिख लेना, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती होती है, कैसे मुझे रिटेंशन रहता है, आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब करना है। क्या क्या करना है, देखो लेक्चर के साथ मैं तो आपको रिवाइज कराऊंगा ही, लेकिन आपको खुद को भी क्या करना रहेगा, जैसे आप लेक्चर कंप्लीट कर लो वैसे आपको भी कम से कम 15 मिनट से रिविजन तो करना ही है आफ्टर ईच लेक्चर। और साथ ही साथ जब भी आप बाद में रिवाइज करोगे, फर्स्ट रिवीजन करोगे ऑडिट का, सेकंड रिवीजन करोगे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, तो क्या होता है, आप उस टाइम पे कुछ बातें भूल जाते हो, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोज भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको जो टेस्ट मिलेगा वो भी आपको क्या करना है, जैसे आपके 1-2 रिवीजन हो जाए, आप ये भी क्या कर लेना, लिख लेना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब देखो पेपर पैटर्न क्या रहता है, ऑडिट का पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो आते देखो इसमें तो आते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और होते हैं एमसीक्यू। जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 70 मार्क्स के। कितने के आते हैं, 70 मार्क्स के रहेंगे। वैसे टोटल कितने के आएंगे, ये टोटल आएंगे 88 मार्क्स के। कितने के आएंगे डेस्क्रिप्टिव, टोटल आएंगे 88 मार्क्स के मिलेंगे आपको। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने के करने रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे ओनली 70 मार्क्स के। अभी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, देखो एक आएगा क्वेश्चन फर्स्ट जो कि रहेगा कंपलसरी, जो कि आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें देखो 3 पार्ट होंगे, ए बी और सी। जो फर्स्ट आएगा ए वो आएगा 5 का, बी आएगा जो बी पार्ट आएगा वो 5 का, और जो सी आएगा वो कितने का आएगा, 4 मार्क्स का। इस तरह से जो क्वेश्चन फर्स्ट आएगा वो कितने का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा। वो कितने का आएगा, 14 मार्क्स का। उसके बाद होंगे क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। ये कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 2 से लेकर 6 तक, ये हो गए 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन में से कितने हो गए, 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। इन 5 में से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और इनमें भी कैसा रहेगा पैटर्न, क्वेश्चन देखो ए बी और सी, इन सभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 6 में कैसा रहेगा पैटर्न। उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर सी। जो ए होगा वो कितने का, 5 का, बी होगा वो कितने का, वो भी 5 का, और जो सी होगा वो कितने का होगा, 4 मार्क्स का। इस तरह से ये जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 14 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कितने के होंगे, ये 14 मार्क्स के होंगे। अब एक इसमें एक स्पेशल बात हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसमें भी कितने पार्ट होंगे, ए बी और सी ऐसे ही रहेंगे, ए बी और सी। और पहला होगा 5 का, बी होगा 5 का, सी होगा कितने का, 4 का। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें आपको एक क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा। मतलब इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन में, कोई भी एक पार्ट में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में चूज कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी की जगह 3 क्वेश्चन थे, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह से आपका होता है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पैटर्न। और फिर आपके आते हैं एमसीक्यू, जो कितने के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ये भी क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो ये हमने देखा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने के आएंगे, 88 मार्क्स के, जिसमें से आपको कितने के अटेम्प्ट करने होंगे, 70 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा, ये कितने का आएगा, 14 मार्क्स का। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में से ये टोटल 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। इनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये ऐसा रहेगा हमारा पेपर पैटर्न ऑडिट का। अब सिलेबस क्या रहेगा ऑडिट का, सिलेबस क्या रहेगा देखो। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये कितने का आता है, ये आता है 50 से 55 मार्क्स का। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आता है ये कितने का आएगा, 50 से 55 मार्क्स का आता है। और होते हैं इसके अंदर अदर स्टैंडर्ड्स, जैसे SRE, SAE, SRS। अब ये होते क्या हैं, ये हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर में हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे SRE, SAE, SRS होते क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। इसी लेक्चर में आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कितने के आते हैं, जो अदर स्टैंडर्ड्स ये आते हैं 10 मार्क्स के। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 50 से 55 मार्क्स, अदर स्टैंडर्ड्स 10 मार्क्स। और फिर आपके जो चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स का,
जो कि क्या है सीए एक्ट 1949, वो कितने का आता है 20 से 25 मार्क्स का। और आपके फिर कुछ अदर स्मॉल चैप्टर्स हैं जैसे ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, ऐसे कई क्या है स्मॉल चैप्टर्स हैं। तो वो सब मिला के कितने के आते हैं 30 मार्क्स के आते हैं। वो कितने के आएंगे 30 मार्क्स के। ये आपका सिलेबस रहेगा। क्या क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अदर स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स और अदर स्मॉल चैप्टर्स। अभी जो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है इसमें आपके कुछ एक दो स्मॉल चैप्टर्स भी कवर है जैसे रिपोर्टिंग वगैरह, एक इंटरनल कंट्रोल का। तो वो सब मिला के ही 50 to 55 मार्क्स, क्योंकि वो जो चैप्टर है स्मॉल चैप्टर्स रिपोर्टिंग वगैरह वो क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड है। तो वो सब मिला के कितने का आता है ये 50 to 55 मार्क्स का आता है। अब देखो वैसे तो आपने सीए इंटर में क्या है ऑडिट पढ़ रखी है और आपने है ना आर्टिकलशिप में भी क्या कर रखी होगी ऑडिट कर रखी होगी। आपने आर्टिकलशिप में भी ऑडिट कर रखी होगी। लेकिन मैं ये मान के आपको ऑडिट करवाने जा रहा हूँ कि आपको ऑडिट की जीरो नॉलेज है। मैं ये मान के आपको ऑडिट करवाऊंगा, ये मान के आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा कि आपको ऑडिट की जीरो नॉलेज है। तो देखो क्या होता है, जैसे आप सीए एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, जैसे आप सीए एग्जाम क्लियर कर लोगे तो क्या बन जाओगे आप बताओ, आईसीआई के मेंबर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, आईसीआई के मेंबर बन जाओगे। और आप पे क्या लग जाता है, आप पे लग जाता है सीए एक्ट, आप पे लग जाता है सीए एक्ट लग जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आप पे लग जाता है। अब ये क्या बोलता है, सीए एक्ट आपको बोलता है कि जैसे ही आप मेंबर बन गए सीए कि आपको क्या करना होगा, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। आपको कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। अभी सीए एक्ट है क्या, ये एथिकल प्रिंसिपल्स है क्या, इनको डिटेल में हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि कौन सा चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर। उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे आप सीए बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा सीए एक्ट। तो सीए एक्ट में जैसे ही आप सीए बन गए, अब देखो तो जैसे ही आप सीए बन गए तो आप क्या करोगे बताओ। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, एग्जाम क्लियर करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप करोगे क्या, तो आप बोलोगे सर मैं तो या तो जॉब कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं या तो जॉब कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ अपना खुद का ऑफिस खोल सकता हूँ, मतलब अपनी फर्म खोल सकता हूँ। या फिर सीए बनने के बाद ना ही तो मुझे जॉब करनी, ना ही मुझे अपना फर्म खोलना, अपनी ऑफिस खोलना, मैं क्या कर सकता हूँ अदर काम। जैसे मान लो मुझे आगे और कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो वो कर सकता हूँ, या फिर मुझे फैमिली बिजनेस चलाना है तो वो कर सकता हूँ। तो अगर सीए बनने के बाद भी देखो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप जॉब कर सकते हो, आप खुद का ऑफिस खोल सकते हो, और आपको लगता है कि ना नहीं तो मुझे जॉब करनी, ना ही मुझे अपना ऑफिस खोलना, तो आप क्या कर सकते हो अदर काम भी कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि मुझे फैमिली बिजनेस करना है तो वो कर लो, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो फर्दर स्टडी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर अदर काम की बात है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जॉब की बात आई तो जॉब में क्या होता है, आप क्या करते हो, आप एक क्या करते हो, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो आप क्या हो वहाँ पे एम्प्लॉई हो। आप जहाँ पे भी जॉब करोगे वहाँ पे आप क्या हो एम्प्लॉई हो। तो एम्प्लॉयर आपको जो भी बोलेगा वो आपको करना रहेगा। तो ये इसको भी हमको डिटेल में नहीं देखना, तो जॉब को भी हमें डिटेल में नहीं देखना, क्योंकि आप जॉब करोगे अगर सीए बनने के बाद तो आप जहाँ पे भी जॉब करोगे वहाँ पे आप क्या हो एम्प्लॉई हो। तो आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी बोलेगा वो सब आप करोगे। तो हमें जॉब को भी डिटेल में नहीं देखना। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सीए बनने के बाद अपना ऑफिस खोलने जा रहे हो, अपना ऑफिस खोलने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा, यानी सीओपी लेनी होगी। अगर आप क्या करने जा रहे सीए बनने के बाद आप जॉब नहीं करने जा रहे, आप कोई अदर काम नहीं करने जा रहे, आप क्या करने जा रहे हो अपना खुद का ऑफिस खोलने जा रहे हो, तो आपको क्या लेना होगा, सबसे पहले आपको सीओपी लेनी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। इसके बाद आप क्या कहलाओगे, इसके बाद आप सीए इन प्रैक्टिस कहलाते हो। जैसे आप सीओपी ले लेते हो आप क्या कहलाते हो, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस कहलाते हो। अब हमारा मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कि सीए इन प्रैक्टिस करता क्या है। ये सीए इन प्रैक्टिस करता क्या है, देखो मैंने आपको बताया सीए बनने के बाद या तो आप अदर काम करोगे, अदर कुछ भी करो उससे हमें मतलब नहीं। जॉब करोगे तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर आपको जो भी बोलेगा आपको सब करना होगा। लेकिन अगर आप अपना ऑफिस खोलते हो सीए इन प्रैक्टिस हो आप, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, ये हमें देखना है। अब देखो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जो सीए इन प्रैक्टिस होता है वो क्या करता है, क्या करता है, तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस सिर्फ ऑडिट करता है, कि रिपोर्ट्स वगैरह उन पर साइन कर देता है, यानी क्या करता है ओनली ऑडिट करता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन सीए इन प्रैक्टिस ओनली ऑडिट नहीं करता, वो सिर्फ ऑडिट नहीं करता, वो क्या क्या करता है वो हम देखने जा रहे हैं। अब देखो आप एक सीए इन प्रैक्टिस क्या क्या करता है। या तो ये क्या करेगा, सीए इन प्रैक्टिस जैसे ये ऑफिस खोलेगा क्या करेगा ये, या तो ये देगा एश्योरेंस सर्विसेज, एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, जिसे हम एश्योरेंस एंगेजमेंट भी बोल देते हैं, एंगेजमेंट्स।
और या फिर ये क्या देगा, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। तो सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, ये सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, क्या करता है, क्या क्या देता है, देखो ध्यान से समझना, एश्योरेंस सर्विसेज देता है और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी देता है। क्या क्या, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। अब देखो ये एश्योरेंस सर्विसेज होती क्या है, तो इसके नाम से क्या है, एश्योरेंस। तो इसमें क्या करेगा, सीएन प्रैक्टिस एश्योरेंस देगा, क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देगा। तो ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो राम लिमिटेड है, एक एंटिटी है राम लिमिटेड, एक एंटिटी है राम लिमिटेड। इसने क्या कर रखा है, सीए मोहन को अपॉइंट करा है, सीए मोहन को अपॉइंट करा है। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं कि एश्योरेंस सर्विसेज होती क्या है, इसमें सीएन प्रैक्टिस करता क्या है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो देखो राम लिमिटेड है, इसने किसको अपॉइंट कर रखा है, सीए मोहन को अपॉइंट कर रखा है। अब देखो ये सीए मोहन करता क्या है, ये सीए मोहन करता क्या है, राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर सीए मोहन क्या करता है, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर सीए मोहन अपना एश्योरेंस देता है। क्या देता है, अपना एश्योरेंस देता है। अभी जो एश्योरेंस देगा सीए मोहन, वो किसे देगा, वो राम लिमिटेड को नहीं देगा। जो एश्योरेंस सर्विसेज होती है उसमें राम लिमिटेड को एश्योरेंस नहीं देगा, किसे देगा, फिर ये थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देगा। किसे देगा, थर्ड पार्टी को। अभी थर्ड पार्टी कौन होती है, ये होते हैं इंटेंडेड यूजर्स, ये होते हैं इंटेंडेड यूजर्स। अब आप बोलोगे सर इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, जैसे होते हैं इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक वगैरह, ये सब क्या हैं, इंटेंडेड यूजर्स हैं। तो देखो जैसे राम लिमिटेड ने क्या कर रखा है, एग्जांपल वापस देखो, राम लिमिटेड ने सीए मोहन को अपॉइंट कर रखा है। अभी सीए मोहन क्या करता है, सीए मोहन राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सीए मोहन क्या करता है, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देता है। ये क्या करता है, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देता है। अब एश्योरेंस किससे देता है, एश्योरेंस ये राम लिमिटेड को नहीं देता, ये एश्योरेंस राम लिमिटेड को नहीं देता, तो किसे देता है, थर्ड पार्टी को देता है। अभी थर्ड पार्टी कौन होती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी होती है इंटेंडेड यूजर। अब आप बोलोगे सर ये इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये सब कौन होते हैं, इंटेंडेड यूजर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, सर आप बार बार बोले जा रहे हो एश्योरेंस देता है, एश्योरेंस देता है, ये तो आपने बता दिया कि किसे देगा, एश्योरेंस थर्ड पार्टी को देगा, राम लिमिटेड को नहीं देगा, किसे देगा, थर्ड पार्टी को देगा। लेकिन एश्योरेंस है क्या, तो किस बात का एश्योरेंस देगा, ये क्या करेगा, किस बात का एश्योरेंस देगा, तो किस बात का एश्योरेंस देगा, सुनो आप ध्यान से। अब राम लिमिटेड ने बताओ ये जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये क्या कर रखी है, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करती है, थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। राम लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करती है, थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है, मतलब किनके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो राम लिमिटेड ने जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो करेक्ट तो है ना, ये चेक करके बताएगा कौन, सीए मोहन, कि राम लिमिटेड ने इन इन्वेस्टर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट तो है ना, उस इन्फॉर्मेशन में कोई झोल तो नहीं है ना। ये कौन चेक करेगा, ये कौन चेक करेगा, ये सीए मोहन चेक करेगा, ये सीए मोहन चेक करेगा। और इसे क्या दिया, बोला जाता है एश्योरेंस देगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं राम लिमिटेड किनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, किनके साथ, थर्ड पार्टी कौन है, इंटेंडेड यूजर। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो करेक्ट तो है ना, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई झोल तो नहीं है ना, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, ये चेक करके देगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पर देखो सीए मोहन क्या कर रहा है, सीए मोहन क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी को क्या कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, किस रिगार्डिंग, राम लिमिटेड ने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर की है उसके रिगार्डिंग सीए मोहन क्या कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि उनके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट तो है ना, ट्रू एंड फेयर तो है ना। ये सीए मोहन क्या कर रहा है, इन थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे रहा है। तो यहाँ पे सीए मोहन का क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट रहकर काम करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है सीए मोहन का, इंडिपेंडेंट रहकर काम करना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट रहकर काम करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, कि इंडिपेंडेंट रहकर काम करना ही क्यों जरूरी है, ये डाउट आ सकता है आपके मन में। तो इसके लिए एक एग्जांपल लो, मान लो इसी एग्जांपल में सीए मोहन क्या होता, राम लिमिटेड का रिलेटिव होता। सीए मोहन कौन होता, सीए मोहन राम लिमिटेड का क्या होता, रिलेटिव होता। तो बताइए क्या करता, सीए मोहन राम लिमिटेड की चापलूसी करता। अगर मान लीजिए क्या होता, सीए मोहन राम लिमिटेड का अगर रिलेटिव होता तो क्या करता, राम लिमिटेड की चापलूसी करता। तो आप खुद ही बताओ, अगर ये रिलेटिव होता, अगर ये राम लिमिटेड की चापलूसी कर रहा होता तो राम लिमिटेड जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है किनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, क्या ये इसमें कुछ खामियां निकालता। अगर मान लो सीए मोहन क्या होता है, इसका रिलेटिव होता है, उसकी चापलूसी कर रहा होता,
उसकी चापलूसी कर रहा होता, तो क्या ये सीए मोहन राम लिमिटेड जो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को शेयर कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन में क्या ये सीए मोहन इस इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ बताओ खामियां निकालता क्या, कुछ गड़बड़ी निकालता क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिना चेक करे क्या बोल देता है कि एकदम सही है। सीए मोहन क्या करता, बिना चेक करे ही बोल देता कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। इस कारण से क्या बोला गया, सीए मोहन को यहाँ पे क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट। तो देखो जो एश्योरेंस सर्विसेज होंगी इनके अंदर यहाँ पे क्या जरूरी है, सीएन प्रैक्टिस का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन इसका पॉइंट है इंडिपेंडेंट। तो एश्योरेंस सर्विसेज में क्या जरूरी है, इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रह के काम करना है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब देखते हैं हम, अभी तक तो हमने देखो क्या देखा है कि सीएन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है, एश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है। तो ये एश्योरेंस सर्विसेज होती कौन कौन सी हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। अब देखो ये एश्योरेंस सर्विसेज कौन कौन सी होंगी, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एश्योरेंस सर्विसेज, ये क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। लेकिन एश्योरेंस भी किस पे देगा, आप देखो एश्योरेंस भी टू टाइप्स की हो सकती है। या तो ये क्या करेगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देगा, या फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देगा। या तो हिस्टोरिकल पे या अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देगा। अब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उस पीरियड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि जो ऑलरेडी बीत चुका है, उस पीरियड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है वो क्या बोली जाएंगी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उस पीरियड की इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी बीत चुका है वही क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो क्या कहलाएंगी, एश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएंगी, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस दे सकता है या फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे सकता है। कौन, सीएन प्रैक्टिस या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देगा और या फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देगा। अब मैंने आपको इनका मतलब भी बता दिया, लेकिन अगर अभी भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। जैसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देता है तो क्या क्या होता है, तो होता है एक तो ऑडिट, तो इसे या तो ऑडिट बोलेंगे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ये क्या होगा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो क्या होगा, या तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या फिर ये क्या होगा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो ऑडिट क्या होती है समझो। अब आप बोलोगे सर ये ऑडिट क्या हो गई, ऑडिट तो आप फिर भी आप थोड़ा बहुत जानते हो, रिव्यू आप बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन हम दोनों देखते हैं तभी आपको समझ आएगा। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट में देखो ऑडिटर क्या करता है, मतलब सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, सीएन प्रैक्टिस रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और रिव्यू में क्या करता है वो, सीएन प्रैक्टिस रिव्यू में क्या करता है वो क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस देता है। लिमिटेड एश्योरेंस क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस देता है। अब आप बोलोगे सर ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, ये लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है। तो देखो एश्योरेंस थ्री टाइप्स की, एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होती है रीजनेबल और एक हो गई लिमिटेड एश्योरेंस। तो ऑडिटर तो जो सीएन प्रैक्टिस होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हमारे एग्जांपल में आओ,
जैसे राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो सीए मोहन है कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है, कभी भी वो गारंटी नहीं देगा, कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देगा कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ये एकदम करेक्ट है, कभी भी 100% नहीं बोलेगा, कभी भी गारंटी से नहीं बोलेगा कि जो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करी है वो 100% करेक्ट है, कभी भी नहीं बोलेगा। वो क्या देगा, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है। ऑडिट में क्या देगा, हमेशा वो रीजनेबल एश्योरेंस। अब आप बोलोगे सर रीजनेबल क्या होती है, तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, ये कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं होती। रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं होती, मतलब इसमें कभी भी वो गारंटी नहीं देता। लेकिन ये क्या होती है, ये होती है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसमें ऑडिटर क्या करता है, अच्छे से डिटेल में चेकिंग करता है, कई सारी प्रोसीजर्स लगाता है, अच्छे से चेकिंग करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद अपना ओपिनियन देता है। इस कारण से इधर क्या होती है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है। लेकिन जबकि रिव्यू में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड एश्योरेंस होती है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सीएन प्रैक्टिस डिटेल में चेकिंग नहीं करता, वो ढेर सारी प्रोसीजर्स नहीं लगाता, बस कुछ प्रोसीजर लगाता है, ज़्यादा चेकिंग नहीं करता और ऊपर से चेक कर लेता है कि सब कुछ सही तो है ना। रिव्यू में क्या करता है, सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, ये डिटेल में चेकिंग नहीं करेगा, सभी प्रोसीजर्स नहीं लगाएगा, डिटेल में प्रोसीजर्स नहीं लगाएगा, ऊपर से मोटा मोटा देख लेगा कि सब कुछ सही तो है ना। ये होता है रिव्यू। और इसमें हम क्या देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। अब एक डाउट हो रहा है, ये तो आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि रीजनेबल क्या होती है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या है। यहाँ पे तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया कि रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस होती क्या है। जब हम आगे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये होते क्या है। लेकिन एक डाउट हो रहा है कि सर ये रिव्यू क्या होता है। ऑडिट तो हमने सुना है कि कई सारे एक्ट होते हैं, उनमें एंटिटीज को क्या करनी पड़ती है, अपनी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। कई सारे एक्ट में, काफ़ी सारे एक्ट में एंटिटीज को अपनी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो ऑडिट करवाती है। लेकिन ये रिव्यू क्या होता है, तो देखो रिव्यू भी किसका होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ही होता है, मतलब उस पीरियड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी बीत चुका। लेकिन रिव्यू होता कब है, तो सुनो कब होता है, ये जनरली कब होता है, ये जनरली होता है लिस्टेड कंपनी के केस में। अब देखो लिस्टेड कंपनी में क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। उन पर क्या ऑब्लिगेशन होती है, उनको क्या करना होता है, अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने होते हैं। लिस्टेड कंपनीज को ध्यान से सुनना, लिस्टेड कंपनीज को अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं किन्हें सबमिट करने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ पे रिव्यू की नीड क्यों पड़ी, अब देखो उन्हें जब क्या करने हैं, अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने हैं, तो ये एंटिटी कर क्या सकती है, जो लिस्टेड एंटिटी है मान लो, क्या कर सकती है, अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखा सकती है अपनी मर्जी से। तो ये एंटिटी अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन ना दिखाए तो इसका क्या किया जाता है, रिव्यू करवाया जाता है। रिव्यू करता कौन है, कौन करता है, सीए इन प्रैक्टिस इसका रिव्यू करता है। और रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कभी भी वो डिटेल में चेकिंग नहीं करता, इसमें जो प्रोसीजर्स भी लगाएगा वो कम प्रोसीजर्स लगाएगा, ऊपर से सब कुछ चेक करके देगा। तो ये होता है रिव्यू। तो कब करा जाता है, लिस्टेड कंपनी को क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि वो क्या करे, अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करे। लेकिन देखो एक गड़बड़ी है यहाँ पे, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट करने होते हैं उसे अब एंटिटी क्या कर सकती है, उनमें अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डाल सकती है, कुछ भी अपने बारे में अच्छा दिखा सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका क्या करवाया जाता है, रिव्यू करवाया जाता है, किसके द्वारा, सीए इन प्रैक्टिस के द्वारा। और सीए इन प्रैक्टिस होता कौन होगा, ये कौन होगा, इंडिपेंडेंट बंदा होगा। कौन होगा, इंडिपेंडेंट बंदा होगा। यानी ये किसकी चापलूसी नहीं करेगा, ये लिस्टेड कंपनी की चापलूसी नहीं करेगा। यानी जो भी अपना रिव्यू करेगा एकदम अच्छे से करेगा, एकदम अच्छे से रिव्यू करेगा। तो ये होता है रिव्यू। तो देखो हमने क्या देखा, सीएन प्रैक्टिस क्या क्या करता है, एश्योरेंस सर्विसेज देता है और नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस किन किन पे देता है, एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे और एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। जब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देता है तो वो क्या होते हैं, या तो ऑडिट होती है या रिव्यू होता है। ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, इसमें क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन सीएन प्रैक्टिस जब रिव्यू करता है तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करता, उसमें मोटा बस ऊपर से सब कुछ चेक कर लेता है, उसमें क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस। फिर आते हैं क्या, एश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। सबसे पहले तो ये बताओ अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था, वापस से बता देता हूँ कि फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कौन सी, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसको समझते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या, प्रोजेक्टेड एंटिटी जो अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ये क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन।
अब ये क्या होते हैं, मान लो एंटिटी ने क्या करा, अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स निकाला, उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे, उनका फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा, तो ये क्या है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब बताओ जो फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रखे हैं क्या ये पिछले पीरियड से रिलेटेड है कि जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका, नहीं, ये किससे रिलेटेड है, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। फ्यूचर प्रॉफिट किससे रिलेटेड है, फ्यूचर पीरियड से। जो फ्यूचर कैश फ्लो निकाले एंटिटी ने वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इनकी नीड क्यों पड़ती है कि एंटिटी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों है, तो इसके हम एग्जाम्पल से लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लो एंटिटी को क्या चाहिए, लोन चाहिए बैंक से। अब बताओ क्या बैंक एंटिटी को ऐसे लोन दे देगा बिना कुछ चेक करे, बैंक ये तो देखेगा ना क्या भाई तू मुझे फ्यूचर में इसको रिपे भी कर पाएगा। तो बैंक इनसे क्या मांग लेता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लेता है। बैंक बोलता है भाई तुम बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स वगैरह क्या होंगे, वो मुझे ला करके दो। अब देखो यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जब बैंक ने बोला तुम मुझे क्या ला के दो, तुम्हारे फ्यूचर प्रॉफिट बताओ, तो एंटिटी क्या कर सकती है, एंटिटी तो कुछ भी दिखा देगी अपने प्रॉफिट्स। मान लो उसको एक्चुअल में होने है, फ्यूचर में 1 करोड़ का प्रॉफिट होना है, वो दिखा देगी 500 करोड़ का। फिर बैंक ने तो क्या बोला है, तुम मुझे अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स ला के दिखाओ तब मैं तुम्हें लोन दूंगा, तो कुछ भी दिखा देगी। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं दिखा सकती। इसी के लिए तो क्या करा गया, सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, इन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करता है। इसीलिए तो सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, इन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करता है, चेक करता है कि एंटिटी ने जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो सही तो बनाए हैं ना, उनके लिए सही एजम्पशन तो यूज़ करी है ना। क्योंकि जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, जो एंटिटी अपनी फ्यूचर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेगी, फ्यूचर कैश फ्लो निकालेगी, वो किस बेसिस पे निकालेगी बताओ, अजम्पशन के बेसिस पे तो निकालेगी। तो ये जो सीएन प्रैक्टिस होगा ये एग्जामाइन करेगा कि एंटिटी ने जो भी अजम्पशन वगैरह ली हैं वो सही तो है ना। इस कारण से हम क्या पढ़ रहे हैं, एश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसे भी बताओ एश्योरेंस क्यों बोला गया, इसे एश्योरेंस सर्विस क्यों बोला गया। मैंने क्या बताया था, एश्योरेंस सर्विस में क्या करता है सीएन प्रैक्टिस, किसी थर्ड पार्टी को क्या करता है, एश्योरेंस देता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। बताओ यहाँ पे किसी एश्योरेंस दे रहा है, वो यहाँ पे वो बैंक को एश्योरेंस दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक को एश्योरेंस दे रहा है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो जब एंटिटी मान लो अपना आईपीओ लाने जा रही है, एंटिटी क्या करने जा रही है, आईपीओ लाने जा रही है, तो सेबी एक रिक्वायरमेंट होती है। सेबी क्या करता है, एंटिटी से क्या मांगता है, उसकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, उसके क्या मांगता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इनका एग्जामिनेशन होता है। उस टाइम पे भी जब एंटिटी आईपीओ लाने जा रही होती है तो उस टाइम पे से क्या करना होता है, सबसे पहले सेबी को अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। तो उस केस में भी इनके एग्जामिनेशन की नीड होती है, उस केस में भी इनके एग्जामिनेशन की नीड होती है। तो ये कौन करेगा, ये काम सीएन प्रैक्टिस करेगा। ये काम भी कौन करेगा, इन सबको चेक करना भी, किनको, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना भी किसका काम है, बताओ, सीएन प्रैक्टिस का काम है। तो सीएन प्रैक्टिस करते हैं हमने क्या क्या काम देखे, ऑडिट करना, रिव्यू करना और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपने एश्योरेंस देना, किसका काम है बताओ, सीएन प्रैक्टिस का काम है। किसका काम है, सीएन प्रैक्टिस का काम है। इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे बैंक मांग लेता है, आप बैंक लोन मांगने जा रहे हो तो बैंक आपसे क्या मांगता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेबी वाला जो मैंने आपसे लिया कि एंटिटी क्या करने जा रही है, आईपीओ लाने जा रही है, तो इसे क्या करना होगा, सेबी को अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होंगे। लेकिन ये तो बताओ कुछ भी कर सकती है एंटिटी तो क्या कर सकती है, अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी दिखा सकती है। तो इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, सीएन प्रैक्टिस इन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करेगा, सेबी। तो ये अभी तक हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, इसके नाम से क्या पता चलता है कि यहाँ पे ऑडिटर, यहाँ पे जो सीएन प्रैक्टिस है वो कोई एश्योरेंस नहीं देगा। यहाँ पे सीएन प्रैक्टिस नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के केस में सीएन प्रैक्टिस कभी भी किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देगा। तो करेगा क्या, ये एंटिटी के बिहाफ पे काम करेगा, ये उनके लिए काम करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, अकाउंटिंग हुआ, अकाउंटिंग कर दिया एंटिटी के लिए, या फिर कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसल्टेंसी देना, एंटिटी के मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी वगैरह देना, या रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर देना, जीएसटी रिटर्न वगैरह भर देना। देखो हम क्या देखने जा रहे हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की सीएन प्रैक्टिस क्या क्या देता है, एश्योरेंस सर्विस भी देता है, नॉन एश्योरेंस भी। एश्योरेंस हमने कौन कौन सी देखी, ऑडिट,
रिव्यू और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमने क्या क्या देखा, ऑडिट देखा, रिव्यू देखा और क्या देखा, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन से होते हैं, जिसमें वो क्या करता है ऑडिटर, जिसमें इन प्रैक्टिस क्या करता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना एश्योरेंस देता है। तो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन से होते हैं, जिसमें इन प्रैक्टिस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर अपना एश्योरेंस देता है, वो होते हैं अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर हम आ गए नॉन एश्योरेंस सर्विसेज पे। इसमें वो क्या करता है, इसमें सी एन प्रैक्टिस कभी भी एश्योरेंस नहीं देता है। क्या करता है, एंटिटी के बिहाफ पे काम करता है, उनके लिए काम करता है। जैसे अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग कर दी उसकी, उसके लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद कर दी, या फिर उसको कंसल्टेंसी दे दी। मान लो मैनेजमेंट को क्या करना है, उसको अपने प्रॉफिट बढ़ाना है, तो सीए से डिस्कस करना चाहता है, तो ये भी वो काम कर सकता है। सीए कंसल्टेंसी भी कर सकता है, उसको कंसल्ट भी कर सकता है। रिटर्न फाइलिंग, उसकी जीएसटी रिटर्न वगैरह भरना, जो एंटिटी है उसकी जीएसटी रिटर्न वगैरह भरना, तो ये सब काम भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इन केसेज में बताओ, कहीं पर भी क्या सीए इन प्रैक्टिस किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे रहा है क्या, कहीं पर भी क्या किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे रहा है क्या, किसी भी केस में थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ओनली एंटिटी का काम कर रहा है, एंटिटी के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ये क्या कहलाते हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। तो ये हमने सब देख लिया कि सीएन प्रैक्टिस क्या क्या करता है, क्या क्या करता है बताओ, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट और वो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। अब देखो जो इंस्टीट्यूट है, जो आईसीएआई है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि जो सीएन प्रैक्टिस है, वो क्या चाहता है सीएन प्रैक्टिस से, वो चाहता है कि सीएन प्रैक्टिस से सभी काम, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट और जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, ये क्या करे, अच्छे से करे, इनको क्या करे, एकदम अच्छे से करे। ये सारे काम वो हवा में ना करे। ऐसे क्या चाहता है कि सीएन प्रैक्टिस ये सारे काम कैसे करे, एकदम अच्छे से करे, हवा में ना करे। क्यों, क्योंकि अगर वो मान लो ऑडिट वगैरह हवा में करता है, रिव्यू हवा में करता है, तो इससे क्या होगा, इस सीएन प्रैक्टिस की तो इसकी सीए की तो बदनामी होगी होगी, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। तो इस कारण से इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस कारण से इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन सब के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स लाए। क्या किया, इन सबके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स लाए। उन स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है, इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। उन स्टैंडर्ड्स में इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि एक सीएन प्रैक्टिस को क्या करना है, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, जिससे कि वो कभी भी सीए हवा में काम ना करे। तो देखो क्या क्या स्टैंडर्ड्स लाए गए। ऑडिट के लिए हमने क्या क्या देखा कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। तो ऑडिट के लिए लाए गए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसे ऐसे भी बोलते हैं। रिव्यू के लिए क्या लाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआरई, थोट में एसआरई बोलते हैं। उसके बाद अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, मतलब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देने के लिए, उस पर क्या करे सीएन प्रैक्टिस अच्छे से एश्योरेंस दे, तो उसके लिए क्या लाए गए, इसके लिए क्या लाए गए, देखो इसके लिए क्या लाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, एसएई भी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में। फिर नॉन सर्विसेज, ऐसे क्या चाहता है कि सीएन प्रैक्टिस जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी दे, ये भी क्या दे, एकदम अच्छे से दे, ये भी हवा में ना दे। तो इसके लिए क्या लाए गए, इनके लिए क्या लाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, इसे हम क्या बोलते हैं, एसआरएस। तो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि जो सीएन प्रैक्टिस जो भी काम करे, चाहे वो ऑडिट करे, चाहे वो रिव्यू करे, चाहे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स करे, चाहे वो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे, सारे कैसे करे, एकदम अच्छे से करे। अब देखो ऐसे एक बात तो चाहता है, वो क्या चाहता है कि सभी के सभी काम, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स और जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, जो भी सीएन प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएगा, इनमें क्या है, क्वालिटी आए, इनमें क्या आए, क्वालिटी आए। ऐसे ये बात भी चाहता है कि एक सीएन प्रैक्टिस जो भी करे, चाहे वो ऑडिट करे। मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आप सीए बन जाते हो, आप क्या कर सकते हो, अपना ऑफिस खोल सकते हो। ऑफिस खोलने पे आप क्या माने जाओगे, कब खोल सकते हो आप अपना ऑफिस, जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। तो आप क्या कहलाओगे, सीएन प्रैक्टिस कहलाओगे। फिर आप क्या क्या कर सकते हो सीएन प्रैक्टिस बनने के बाद, क्या सिर्फ आप ऑडिट करोगे, सिर्फ आप ऑडिट नहीं करोगे, आप क्या क्या करोगे, आप ऑडिट भी करोगे, रिव्यू भी करोगे, आप एश्योरेंस एंगेजमेंट भी दोगे और आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी करोगे। तो भाई से क्या चाहता है कि आप जो भी सर्विस दो,
आप सी इन प्रैक्टिस हो, जब आप क्या कर रहा है कि ऑफिस खोल रहा हो, आप जो भी सर्विस दो कि चाहिए ऑडिट करो, रिव्यू करो, अश्योरेंस एग्रीमेंट दो या नॉन अश्योरेंस सर्विस दो, इन सब में क्या होनी चाहिए, ऐसे क्या चाहता है कि इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, क्वालिटी है, इन सब में क्या है, क्वालिटी है। ये वो क्या चाहता है, आप ये सब काम अच्छे से तो करो ही, तो उन्होंने क्या बना दिया, इनके लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए, इन सब के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए। उन्हें बता दिया गया कि एक सीएन प्रैक्टिस को कैसे ऑडिट करनी है, कैसे उसे रिव्यू करना है, कैसे उसे एश्योरेंस एग्रीमेंट करनी है, ये सब डिटेल में बता दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, एक बात और चाहता है, वो क्या चाहता है कि इन सारे कामों में क्या है, एकदम क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। ये सारे काम कैसे होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। ये सारे के सारे काम कैसे होने चाहिए, क्वालिटी वाले। तो इसके लिए उन्होंने क्या लाया, इसके लिए उन्होंने लाया स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो आपके एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी कंट्रोल पे भी, लेकिन ये सिर्फ एक ही है जो कि है SQC1, बस आपको एक ही पढ़ना है। वो बताता है कि आप कैसे क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे किसको क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, इस सीएन प्रैक्टिस को, इस फर्म को क्या करनी होती है, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, ताकि क्या हो, जो भी काम करे ये फर्म, जो भी काम करे, चाहे ऑडिट करे, रिव्यू करे, अश्योरेंस एग्रीमेंट दे या फिर रिलेटेड सर्विस दे यानी नॉन अश्योरेंस सर्विस दे, सभी काम में क्या है, क्वालिटी है। इसलिए इंस्टीट्यूट क्या लाया, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी लाया। वैसे तो ये देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो कुछ बातें और बता देता हूँ। अब देखो जी, जो अश्योरेंस सर्विसेज है जैसे ऑडिट, रिव्यू या अश्योरेंस एग्रीमेंट, इसमें क्या करता है सीएन प्रैक्टिस, इन सब में अपना ओपिनियन देता है। इनमें क्या देता है, ओपिनियन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन जो नॉन अश्योरेंस सर्विस है, इसमें सीएन प्रैक्टिस कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देता। अब एक स्पेशल बात और सुनो, जो अश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये जो अश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये कौन करेगा, ये ओनली कौन कर सकता है, सीएन प्रैक्टिस ही कर सकता है। ये कौन कर सकता है, सीए ही कर सकता है। अश्योरेंस सर्विसेज कौन देगा, ये ओनली सीए ही देगा। लेकिन जो ये नॉन अश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये जरूरी नहीं कि सीए ही दे, ये कोई भी दे सकता है। ये सीए, सीएस, सीएमए, इवन जो बीकॉम पास कर रखा है वो भी दे सकता है। नॉन अश्योरेंस सर्विस कौन दे सकता है, इवन बीकॉम पास करा हुआ भी दे सकता है। फिर आप बोलोगे सर कि इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इनके लिए नॉन अश्योरेंस सर्विस के लिए क्या बना रखे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस बना रखे हैं। तो ये किन पे एप्लीकेबल होंगे, ये सीए पे एप्लीकेबल होंगे, सभी पर। तो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस बने हैं, तो ये कब एप्लीकेबल होंगे, ओनली सीए पर एप्लीकेबल होंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जब नॉन अश्योरेंस सर्विस कौन दे रहा है, अगर ये नॉन अश्योरेंस सर्विस सीए दे रहा है, तो उसी को क्या करना होगा, उसको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। अगर मान लो नॉन अश्योरेंस सर्विस कौन दे रहा है, एक बीकॉम पास करा हुआ बंदा दे रहा है, नॉन अश्योरेंस सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, एक बीकॉम पास करा हुआ बंदा, तो उसको ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, उसको ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस फॉलो नहीं करने। ये स्टैंडर्ड्स तो आईसीए किसके लिए लाया है, ये स्टैंडर्ड्स तो आईसीए सीए के लिए लाया है। किसके लिए लाया है, सीए के लिए, ताकि जो सीए है वो क्या करे, अपना काम अच्छे से करे, ताकि इंस्टीट्यूट की बदनामी ना हो, ताकि इंस्टीट्यूट की बदनामी ना हो, तब उसकी बड़ाई करे। इस कारण से इंस्टीट्यूट क्या लाया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो ये हमने देख लिया। अब देखो हमने क्या क्या देखा कि ये सीएन प्रैक्टिस जो क्या करता है, अपनी फर्म खोलता है, वो क्या क्या सर्विस दे सकता है। वो सिर्फ ऑडिट नहीं करता, वो ऑडिट भी करता है, रिव्यू भी करता है, अश्योरेंस एग्रीमेंट भी और नॉन अश्योरेंस सर्विस भी। लेकिन हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडिट। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया जो हमें अच्छे से समझना था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ऑडिट को थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं। अब देखो आप ऑडिट, तो ये ऑडिट होती क्या है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑडिट होती क्या है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। तो ऑडिट क्या है बताओ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये अश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसमें सीएन प्रैक्टिस को क्या होना पड़ता है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसमें सीएन प्रैक्टिस को क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर आप क्या करते हो, उन पर अपना ओपिनियन देते हो। जैसे इसी एग्जाम्पल में ले लो, राम लिमिटेड क्या कर रही है, सीएम उनको अपॉइंट करिए, मान लो क्या है, ऑडिटर है, मान लो क्या है, ऑडिटर है। तो ये सीएम क्या करेगा, राम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, राम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, और ये ओपिनियन देगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये अपना ओपिनियन देगा। तो ये क्या होती है, ऑडिट होती है।
तो देखो इसमें हमें क्या बात सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है, वैसे तो हमने सब कुछ पहले ही सीख लिया, हमें देखना है ये एंटिटी क्या होती है, ये एंटिटी होती क्या है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं ऑडिट सिर्फ कंपनी की होती है, सिर्फ कंपनी की नहीं होती, या कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं एंटिटी को सिर्फ ओनली कंपनी समझ जाते हैं यहाँ पे। तो एंटिटी यहाँ पे कंपनी नहीं है, यहाँ पे देखो एंटिटी क्या क्या हो सकती है, प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर होता है वो एंटिटी हो सकता है, जो फर्म है वो एंटिटी हो सकती है, एलएलपी है वो भी इसमें कवर है, जो कंपनी है वो भी इसके अंदर कवर है। तो ये सब क्या एंटिटी, तो कंपनी की तो ऑडिट होगी ही होगी, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और फर्म की भी क्या हो सकती है, ऑडिट हो सकती है। ये कैसे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, वहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रोप्राइटर का या फर्म का टर्नओवर अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चला जाता है, प्रोप्राइटर का या फर्म का टर्नओवर क्या हो जाता है, स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा चला जाता है, तो उन्हें क्या करवानी पड़ती है, अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, यानी इनको भी क्या करवानी पड़ती है, अपनी ऑडिट करवानी पड़ती है। तो ऑडिट सिर्फ कंपनी की नहीं होती, ये प्रोप्राइटर की, फर्म की, एलएलपी की, सभी की होती है। अब आगे देखो, अब देखो ऑडिट दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होती है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, वैसे ही जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इतना काम का नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो वो इससे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो एक्सटर्नल ऑडिट को और क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखो ऑडिट दो तरह की होती है, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, तो देखो काफ़ी सारे एक्ट हैं, काफ़ी सारे एक्ट में एंटिटीज को ऑडिट की रिक्वायरमेंट बता रखी है, काफ़ी सारे एक्ट हैं ऐसे जिनने क्या कर रखा है, इन एंटिटीज को क्या कर रखा है, इनको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट बता रखी है कि तुमको कब कब ऑडिट करवानी है। तो वो सब क्या होती हैं, जब भी एक्ट क्या करते हैं, ऑडिट की रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाते हैं। तो वो सभी क्या हो जाएंगी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे देखो आप, पहला देखो कंपनी ऑडिट, तो ये किसने बता रखी है, ये बता रखी है कंपनीज एक्ट ने, ये किसने बता रखी है, कंपनीज एक्ट ने बता रखी है कंपनी ऑडिट। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या रहता है, वो क्या समझते हैं जो कंपनी ऑडिट है वही क्या होती है, ऑडिट होती है, और बाकी ऑडिट नहीं होती, बाकी कोई स्टैट ऑडिट नहीं मानते। कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि जो कंपनी ऑडिट होती है वही ओनली क्या होती है, स्टैट ऑडिट, और जो बाकी होंगी वो स्टैट ऑडिट नहीं होंगी। तो अब बाकी देखो कौन कौन सी होती है, एक होती है एलएलपी ऑडिट, जो कहाँ बताई गई है, एलएलपी एक्ट में। तो ये भी क्या है, ये भी स्टैट ऑडिट है। एक होती है टैक्स ऑडिट, जो भी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल लिया था ऊपर, ये कहाँ बताई गई है, ये आपको बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट में, कहाँ बताई गई है, इनकम टैक्स एक्ट में। फिर देखो एक होती है बैंक ऑडिट, एक होती है इसके लिए भी कई सारे एक्ट हैं, बैंक ऑडिट के लिए भी कई सारे एक्ट हैं जो बोलते हैं कि बैंकों की ऑडिट करनी है और किस तरह से करनी है, इसके लिए भी कई सारे एक्ट हैं। तो जब हम ये बैंक ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वो डिटेल में देख लेंगे। ऐसी एक होती है एनबीएफसी ऑडिट। तो इस तरह से कई सारी ऑडिट होती है। ये सब क्या है, स्टैट ऑडिट है, ये सब क्या है, स्टैट ऑडिट है। और ये करेगा कौन बताओ, ऑडिट करता कौन, मैंने आपको बताया अभी, कौन कर सकता है ऑडिट, ओनली सीए इन प्रैक्टिस। कौन कर सकता है, सीए कर सकता है। और किसके अकॉर्डिंग करेगा बताओ, ऑडिट के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स लाए हैं आईसीआई ने, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सीए ऑडिट करेगा, तो ये हमने देख ली ऑडिट का पहला एक्सटर्नल ऑडिट। फिर होती है इंटरनल ऑडिट। ये क्या होती है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ऑडिट नहीं है। ऑडिट में तो हम क्या करते हैं बताओ, अश्योरेंस देते थर्ड पार्टी को। लेकिन इंटरनल ऑडिट में, इसका बस नाम ही इंटरनल ऑडिट है, लेकिन ये एक तरह से ये ऑडिट नहीं है। क्योंकि ऑडिट में तो बता हम करते क्या, मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं हम, अश्योरेंस देते थर्ड पार्टी को अश्योरेंस देते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या करता है, इंटरनल ऑडिट में ये क्या करता है, इधर क्या करता है, वो जो मैनेजमेंट जो एंटिटी है वहाँ पर रहकर ही काम करता है। क्या करता है, जो एंटिटी वहाँ पर रहकर ही काम करता है, वो क्या करता है, जो एंटिटी के वीक एरियाज हैं, जो एंटिटी के उस एंटिटी के वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि इस एंटिटी के कौन कौन से वीक एरियाज है। फिर वो क्या करता है, सजेशन देता है कि इनको इम्प्रूव कैसे करा जाए। क्या करता है इंटरनल ऑडिटर में, ऑडिटर क्या करता है, वो जो एंटिटी के वीक एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर सजेशन देता है कि इनको इम्प्रूव कैसे करा जाए। वो कोई भी थर्ड पार्टी को असिस्टेंस नहीं देता। तो ये सिर्फ नाम की क्या है, ऑडिट है। ये कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर करता है। अब ये देखो जो इंटरनल ऑडिट होती है ये कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन,
जैसे एक्सटर्नल ऑडिट, ये तो पता कौन कर रहा था, स्टैट ऑडिट, ये तो ओनली सीए इन प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन इंटरनल ऑडिट ये कोई भी कर सकता है, ये उस मैनेजमेंट का, इस एंटिटी का, उस एंटिटी का एम्प्लॉय भी कर सकता है, इवन उस एंटिटी का एम्प्लॉय भी कर सकता है। तो ये होती है इंटरनल ऑडिट। अब देखो इस इंटरनल ऑडिट के लिए क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट है, जो हमारे कोर्स में नहीं, हमको पढ़नी नहीं है, लेकिन हमारे क्या है एक सेपरेट चैप्टर है इंटरनल ऑडिट का, लेकिन वो इतना वास्ट नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें हम थोड़ी बहुत बात देखेंगे होती क्या है, तो बस हमें उतना सही देखना रहेगा। लेकिन ये जो इंटरनल ऑडिट है ये एक तरह से ऑडिट नहीं है, इसको आप ऑडिट नहीं बोल सकते, इसको आप अश्योरेंस सर्विस नहीं बोल सकते, इस इंटरनल ऑडिट को आप अश्योरेंस सर्विस नहीं बोल सकते। ये क्या है इंटरनल ऑडिट, ये क्या है, ये अदर सर्विस है। इसमें क्या करता है बताओ, इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर करता है क्या है, वो क्या करता है, उस एंटिटीज के वीक एरियाज को फाइंड करता है और फिर उनके लिए क्या देता है, कुछ सजेशन देता है ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, और इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सीए इन प्रैक्टिस करेगा, कोई भी कर सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, इवन उस एंटिटी का एम्प्लॉय भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। वो सब बातें हम डिटेल में कहाँ देखेंगे, इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में सीखेंगे। अभी हमें किस पे फोकस करना है, इस पे स्टैट ऑडिट पे फोकस करना है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन ऑडिट की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि ऑडिट में ऐसा नहीं कि एंटिटी सिर्फ कंपनी होगी, प्रोप्राइटर भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एलएलपी कोई भी हो सकता है। अब देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि ऑडिट क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसके अंदर देखो क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, इसके अंदर आएगी पी एंड एल, जो कैश फ्लो होते हैं वो भी इसके अंदर कवर होंगे, कैश फ्लो और नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट टू अकाउंट। लेकिन ये बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन, ये बनाएगा कौन, क्या ये ऑडिटर ही बनाएगा, ये ऑडिटर नहीं बनाएगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जिस पे ऑडिटर क्या करेगा, जिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। बताओ किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। ये किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट चाहे तो खुद बना ले या फिर किसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा ले, इसको खुद को नहीं आते बनाने तो किसी से बनवा ले। तो किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक बात और आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे कैसे, क्या ये हवा में बना देगा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने अकॉर्डिंग बना देगा, नहीं, ये बनेंगे कैसे वो देखो। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा क्या वो हवा में बना देगा, अपने अकॉर्डिंग बना देगा, नहीं, अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाने। तो उसे कैसे बनाने बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे कैसे बनाने हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, FRF। कैसे बनाएगा, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आप बोलोगे सर ये FRF क्या है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो जिनके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं वो देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं FRF के। जैसे देखो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या है, FRF है। इंड AS ये क्या है, FRF है। कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा शेड्यूल थर्ड क्या बताता है आपको, फॉर्मेट बताता है कि किस फॉर्मेट में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो ये भी क्या है, FRF है। और इसमें कई सारी बातें और आती है, वो हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दूंगा FRF होते क्या है। तो FRF क्या है, जैसे AS के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं, तो ये क्या FRF है। इंड AS के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो ये क्या FRF है। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 बताया गया है, शेड्यूल 3 क्या बताता है कि इनका फॉर्मेट क्या होगा, तो वो भी क्या है, FRF है। ये सब क्या है, FRF कहलाते हैं, ये सभी FRF कहलाते हैं। तो मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो हवा में नहीं बनाने, वो कैसे बनाने हैं, एप्लीकेबल FRF। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेबल, कि इस एंटिटी पर जो एप्लीकेबल है वो, अगर मान लो इस एंटिटी पे AS एप्लीकेबल तो AS के अकॉर्डिंग, इंड AS एप्लीकेबल तो इंड AS के अकॉर्डिंग, तो एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग बनाने हैं। अब देखो आगे चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मेन ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट में भी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छे से समझना है। एक होते हैं जनरल पर्पज
जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पज कौन से होते हैं? ये होते हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो कौन से होते हैं? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने देखा था इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स वगैरह, इन सब के लिए जो बन रहे थे वो कौन से थे? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कौन से होते हैं? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सिंपल शब्दों में बोलूँ, तो हम जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या है? जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हो वो सब क्या होते हैं? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जानते हो वही क्या होते हैं? जनरल पर्पज। जो आप जानते हो वही क्या है? जनरल पर्पज। अब बताइए बनेंगे कैसे जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कैसे बनेंगे? एज पर AS, इंड AS। मैंने क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हवा में नहीं बनाने होते, कैसे बनाने होंगे? एज पर एप्लीकेबल FRF। तो AS, इंड AS या फिर शेड्यूल 3, इन सब की रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान में रखना होगा। उनके अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। अब बताओ इनकी ऑडिट कैसे होगी? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करेगा? ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो इसकी ऑडिट कैसे होगी? तो उसके लिए देखो ICAI ने क्या बता रखे हैं? स्टैंडर्ड्स क्या लगेंगे इन पे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगेंगे। कौन से? 200 से लेकर 200 700 सीरीज तक, ये सभी स्टैंडर्ड्स इसको अप्लाई करने होंगे। तो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब ऑडिटर ऑडिट करता है, किनकी? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो कौन से स्टैंडर्ड्स उसको लगाने होंगे? ऐसे 200 सीरीज से लेकर के 700 सीरीज तक जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं सारे के सारे उसको अप्लाई करने होंगे। इनकी ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को ऐसे 200 सीरीज से लेकर के ऐसे 700 सीरीज तक के सभी स्टैंडर्ड्स कवर करने होंगे, उन सबको अप्लाई करना होगा। फिर देखो स्पेशल पर्पज, ये है इंपॉर्टेंट। ये समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स को ये क्या होते हैं, और इनमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो हम वो अच्छे से देखेंगे। देखो ये स्पेशल पर्पज होते हैं, किन के लिए बनते हैं? स्पेसिफिक यूजर के लिए बनते हैं। किन के लिए बनते हैं? स्पेसिफिक यूजर। जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला कि ये स्पेसिफिक यूजर के लिए बन रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ गया होगा कि सर ये कौन से वाले हैं? ये तो कौन से वाले हैं जो आपने हमको बताया था कि अदर रेफरेंस एग्रीमेंट, जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, ये हम किन के लिए बना रहे थे बताओ? एक बैंक के लिए बना रहे थे स्पेशल। ये हम स्पेशल किसके लिए बना रहे थे बताओ? IPO वाले में सेबी के लिए बना रहे थे। जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ये हम किनके लिए बना रहे थे? स्पेशल बैंक के लिए और सेबी के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ गया होगा कि सर इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं इसकी बात क्यों नहीं कर रहा? मैं बताओ किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तो ऑडिट की बात कर रहा हूँ। और ये जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकी तो ऑडिट होती ही नहीं है। इनका तो क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है। इसे क्या बोला जाता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट बोला जाता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट बोला जाता है। और जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इनमें तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? फ्यूचर पीरियड की इन्फॉर्मेशन। ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होते हैं। तो ये तो ऑडिट होती नहीं है। मैं तो किन की बात कर रहा हूँ? मैं तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले वो अगर किसी स्पेशल यूजर के लिए बनते हैं, स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और इन पर क्या लगेगी? इन पर ऑडिट ही लगेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो देखो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तब आपको समझ आएगा। जैसे मानो पहला एग्जाम्पल मैं बैंक का ही ले लेता हूँ, वही लोन वाला एंटिटी है, वो बैंक से लोन मांगने गई। तो बैंक ने क्या बोला कि मैं तुझे लोन क्यों दूं? मुझे तुझ पे भरोसा ही नहीं है, तो मुझे क्या दे? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस बैंक ने क्या मांगे? प्रोजेक्टेड मांगे। तो उन पे तो क्या लगेगा? उन पे तो लगेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन बैंक ने साथ ही साथ एक बात और बोली, तू मुझे अपने पिछले 2 सालों की क्या दे? रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे। क्या बोला बैंक ने? साथ ही साथ इसने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मांगे मांगे बैंक ने। बैंक ने एक बात और बोली, वो ध्यान से सुनना। क्या बोला? कि तू मुझे क्या दे? बैंक ने बोला उसको, तू मुझे तेरे पिछले 2 सालों के रीस्टेटेड, कौन से? रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे। कौन से? वो भी पिछले 2 सालों की। तो बताओ यहाँ पे किसकी बात हो गई? पिछले 2 साल। यानी क्या हो गई? बताओ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई या अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ये क्या हुई? ये हुई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस कारण से यहाँ पे क्या लगेगी? ऑडिट लगेगी। और इस कारण से यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक होता है स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब बैंक क्या मांग रहा है आपसे? प्रीवियस, मान लो एग्जाम्पल है ये, बैंक आपसे मान लो प्रीवियस 2 ईयर्स की क्या मांग रहा है? रीस्टेटेड क्या मांग रहा है? रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है? रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ये बैंक ऐसे नहीं बोलता कि तूने जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे जिनके ऑडिट हो रखे वो दे दे। बैंक ये नहीं बोलता कि तूने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं पिछले 2 सालों के वो मुझे पकड़ा दे। ये नहीं बोलता, वो कहता है रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे। क्या बोलता है बैंक? मुझे क्या चाहिए? रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है? बैंक क्या करेगा? अपनी खुद की रिक्वायरमेंट बताएगा कि तू इस तरह से फॉर्मेट करना, ये सब उसमें खुद की रिक्वायरमेंट बता देगा कि ये सब एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या करेगा बैंक? अपना रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है कि एंटिटी क्या करे, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सीए इन प्रैक्टिस क्या करेगा? इनकी ऑडिट करके देगा। ये जो रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पीरियड 2 ईयर्स के, इनकी ऑडिट कौन करके देगा? सीए करके देगा। लेकिन ये क्या है? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाए गए। यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर कौन है? बैंक है। यहाँ पे कौन है? बैंक है। तो यहाँ पे क्या करके देगा? वो सीए इन प्रैक्टिस, वो ऑडिटर क्या करके देगा? इनकी स्पेशली ऑडिट करके देगा। तो ये होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही देखो आईपीओ का भी एग्जांपल हो सकता है, सेबी वाला, कि एंटिटी आईपीओ लाने जा रही है। अब सेबी देखो एक तो क्या मांग रही है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रही है। क्या मांग रही है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ सेबी क्या मांगती है? उससे पिछले 3 सालों की रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगती है। क्या मांगती है? 3 सालों की, पिछले 3 सालों की रीस्टेटेड। तो उन 3 सालों का बताओ क्या होगा? जो पिछले सालों के हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, उनका तो क्या होगा? उनकी तो ऑडिट ही तो होगी। मैंने क्या बताया था? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्या होती है? ऑडिट। तो उनकी क्या होगी? ऑडिट होगी। उनकी क्या होगी? ऑडिट होगी। और वो स्पेशल क्यों है? वो क्योंकि वो स्पेशली सेबी के लिए बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? स्पेशली सेबी के लिए बन रहे हैं। इस कारण से ये क्या हो गए? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे क्या है? स्पेशल पर्पज है, स्पेसिफिक यूजर के लिए बन रहे हैं। तो क्या समझ लेते हैं यहाँ पे इसको? यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको कौन सा समझ लेते हैं? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टेड है, ये तो मैंने आपको बताया कौन से होते हैं? ये तो होते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये तो ऑडिट होती ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या होती है? इनका तो एग्जामिनेशन होता है। इनको क्या बोला जाता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट की बात कर रहे हैं। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये किसी के लिए स्पेसिफिक बनती है और उसकी अगर ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो कैसे करेगा? अब देखो इनकी ऑडिट कैसे होगी, ये देखो अब आप, इनकी ऑडिट कैसे होगी। तो इसके लिए सीए इन प्रैक्टिस क्या करेगा? कौन करेगा इनकी ऑडिट? ऑडिटर सीए इन प्रैक्टिस करेगा। क्या लगाएगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 से लेकर 700 से तो लगाएगा ही लगाएगा। ये तो लगानी है, तो इसको अभी भी लगानी है। कौन सी? 200 से लेकर 700 तक की सीरीज, ये तो इसको अभी भी लगानी है। लेकिन साथ ही साथ इसे क्या लगानी होगी? 800 की सीरीज भी लगानी होगी। अब ये क्या होती है? यह सब जब हम स्टैंडर्ड्स करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। तो बस ये जान लो अभी तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो जनरल पर्पज और एक होते हैं स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कौन से होते हैं? जो आप नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानते हैं वही क्या होते हैं? जनरल पर्पज होते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हवा में नहीं बनते। कैसे बनते हैं? एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब ऑडिटर्स की ऑडिट कैसे करेगा? तो इसके लिए ऐसे क्या बना रखे हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे तो ऑडिटर बताओ क्या क्या फॉलो करेगा? ऐसे 200 से लेकर के 700 तक की सीरीज इनके लिए फॉलो करेगा। इनके ऑडिट के लिए क्या करेगा? 200 से लेकर के 700 तक की पूरी सीरीज फॉलो करेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। वो पूरी अप्लाई करेगा इनको ऑडिट करने के लिए। लेकिन जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ऑडिट करने के लिए, जो स्पेशल पर्पज जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनते हैं उनकी ऑडिट करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्रीवियस 2 ईयर्स के रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, इनकी ऑडिट करने के लिए ऑडिटर क्या लगाएगा? ऑडिटर ऐसे 200 से लेकर 700 तक की सीरीज तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ ही साथ 800 वाली सीरीज भी लगाएगा। तो ये हमने देख लिया। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि एक सीए बनने के बाद क्या क्या कर सकता है। जॉब कर सकता है, या खुद का ऑफिस खोल सकता है, या फिर अदर काम। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि अगर वो खुद का ऑफिस खोलते हैं, यानी वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या क्या कर सकता है। जिसमें हमने देखा क्या क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट दे सकता है, या फिर नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे सकता है। उसके बाद हमने किसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करा? ऑडिट को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। ऑडिट को पढ़ना स्टार्ट करा। उसमें हमने कुछ फालतू बातें देखी कि स्टेट ऑडिट में क्या क्या कवर होता है और जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या होती है, जो कि इतना काम का नहीं था। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा कि ये कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप्स होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। इनके ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा। अब आ जाओ, देखो हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो देखो जब हम ऑडिट पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा? कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो बार बार आएंगी, बार बार यूज होंगी। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो बार बार यूज होंगी। वो क्या क्या है? देखो मैनेजमेंट,
TCWG और एम्प्लॉयज। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक तरह से एंटिटी का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि एक एंटिटी में कौन होता है। एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट से नीचे कौन होगा, एम्प्लॉयज होंगे। मैनेजमेंट से ऊपर कौन होगा, मैनेजमेंट से ऊपर कौन होंगे, TCWG। ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, TCWG। आप देखो ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं ये क्या होंगी, ये क्या आएंगी हमारे, जब हम पढ़ेंगे आगे ऑडिट तो ये बार बार आएंगी। जब हम आगे स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। मैनेजमेंट TCWG, मैनेजमेंट TCWG, ये बार बार यूज़ होंगी। तो होते कौन है, इनमें अंतर क्या है। तो देखो एम्प्लॉयज तो कौन होते हैं, तो आप जानते हो एम्प्लॉयज तो कौन होते हैं, जो भी वर्कर्स वगैरह हैं, जो सुपरवाइजर हैं, ये सब कौन है, ये सब कौन एम्प्लॉयज है। मैनेजमेंट कौन होता है, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड वो कौन होगा, मैनेजमेंट होगा। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, मैनेजर होगा, अकाउंट मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, परचेज मैनेजर। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ये सब कौन होंगे, मैनेजर होंगे। जैसे सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, तो ये सब कौन होते हैं, मैनेजर। फिर ये TCWG कौन होते हैं, ये होते हैं इससे भी हाई लेवल के बंदे, मैनेजमेंट से भी हाई लेवल के बंदे। ये कौन होते हैं, एक तरह से ओनर। इनमें कौन कौन आते हैं, एक तो ओनर आ जाते हैं, CEO, CFO और ऑडिट कमेटी। ये कौन होते हैं, TCWG। ये सब कौन होते हैं, TCWG। अब देखो ऑडिट कमेटी आपको सभी केसेस में नहीं मिलेगी, ये कब मिलती है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में आपको क्या मिलेगी, ऑडिट कमेटी। तो ये क्या होती है, CEO CFO से भी ऊंची होती है, इसका लेवल उनसे भी थोड़ा सा ऊंचा रहता है। तो TCWG में कौन कौन आता है, ऑडिट कमेटी, CEO CFO। मैनेजमेंट कौन आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड और एम्प्लॉय जो इनके अंडर काम कर रहे हैं, वर्कर्स वगैरह, सुपरवाइजर वगैरह। अब आप बोलोगे सर इनके काम क्या है। अब देखो TCWG क्या करता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, कौन लेगा, TCWG। मैनेजमेंट को मान लो डायरेक्शन देनी रही, कौन देगा, TCWG देगा। मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन देखेगा, TCWG देखेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम होंगे कौन करेगा, TCWG करेगा। फिर मैनेजमेंट क्या करता है, ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको कंडक्ट करता है। कैसे कंडक्ट करता है, एम्प्लॉयज के थ्रू कंडक्ट करता है। कैसे करता है, उनको जो अपने ऑपरेशन होते हैं, जितने भी बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं उनको क्या करता है, उनको कंडक्ट करता है। तो कैसे करता है उनको कंडक्ट, उनको एम्प्लॉयज के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू उनसे काम करवाता है। अब देखो कई बार क्या होता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कई बार क्या होता है स्मॉल एंटिटीज में, जो TCWG और मैनेजमेंट होते हैं ये अलग अलग नहीं होते। TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होते, ये सेम ही बंदे होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, मैनेजमेंट कौन होता है, कोई डिपार्टमेंट का हेड, अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ये मैनेजमेंट। दो TCWG कौन होते हैं, जो ओनर्स लोग होते हैं, CEO CFO या ऑडिट कमेटी, ये सब कौन है, TCWG है। लेकिन जब स्मॉल एंटिटीज की जब हम बात करते हैं, जब हम छोटी एंटिटीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होंगे। वहाँ पे TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होंगे। वहाँ पे एक ही बंदा सारा होगा, एक ही बंदा मैनेजमेंट होगा, वही सेम बंदा TCWG होगा। जैसे एग्जांपल मान लो किसी की क्या है, कपड़ों की दुकान है। अब वो क्या करता है, खुद ही बैठते हैं, खुद ही सारे काम चलाते हैं। हाँ उसके एम्प्लॉयज हैं, ऐसा नहीं, मैंने एम्प्लॉयज के लिए मना नहीं करा, मैंने एम्प्लॉय नहीं बोला कि वो खुद ही एम्प्लॉय, उसने एम्प्लॉय रख रखे हैं, उसने कपड़ों को बेचने के लिए एम्प्लॉय रख रखे, लेकिन पूरा काम वो खुद ही संभालता है। वो पूरा काम खुद ही संभालता है, पूरे डिसीजन खुद लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे वो खुद लेता है, कि मुझे कैसी ड्रेसेज में डील करना है, ट्रेडिशनल में, मॉडर्न ड्रेसेज में, किन में डील करना है, वो खुद संभालता है। सारा डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट हेड मतलब अकाउंटिंग का मैनेज खुद करता है, सेल्स खुद मैनेज करता है, परचेज खुद मैनेज करता है, प्रोडक्शन खुद मैनेज करता है, सब कुछ खुद मैनेज करता है। तो जो स्मॉल एंटिटीज होती है उसमें क्या होता है, उनमें जो TCWG और मैनेजमेंट होते हैं ये अलग अलग नहीं होते, उनमें क्या होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी यहीं पर ही। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है बार बार यूज़ होंगी। जो TCWG है, मैनेजमेंट है, ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम आगे चलते हैं। तो ये हमने कुछ टर्म्स देखी, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, अलग से टॉपिक है ये, ऊपर वाले थे, आप इसको मिक्स मत कर देना। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, ऑडिट की बात कर रहे थे, उसके अंदर भी हमने किसकी बात करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, स्टेजेस ऑफ ऑडिट। स्टेजेस ऑफ ऑडिट, तो देखो क्या क्या स्टेजेस होंगी। सबसे पहले क्या होगा, ऑडिट कर, अगर मान लो ऑडिट करने जा रहा है, अगर कोई सीएन प्रैक्टिस क्या करने जा रहा है, ऑडिट करने जा रहा है, तो इसकी स्टेजेस क्या क्या होंगी।
तो सबसे पहले क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इसको प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। आप बोलोगे सर ये होती क्या है, तो इसको अभी मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ होती क्या है। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज होती क्या है, इसको एकदम मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ होती क्या है। तो देखो ये कब होती है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कब होती है, ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले होती है। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले होती है। मान लो एक सीएम ओन है, उसके पास क्या आ गई, राम लिमिटेड की ऑडिट आ गई, उसके पास क्या है, राम लिमिटेड की ऑडिट। तो उसको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उसको राम लिमिटेड की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करनी होंगी, कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी होंगी। तो ये क्या क्या होंगी, सबसे पहले तो सीएम ओन को देखना होगा क्या उसकी औकात है, क्या उसकी औकात है कि वो क्या राम लिमिटेड की ऑडिट कर पाए। ये कैसे देखेगा, वो देखेगा कि जो राम लिमिटेड है वो कितनी बड़ी एंटिटी है, वो मुझे कितनी नॉलेज है, मेरे पास कितनी टीम है, ये सब देखेगा। तो इसमें अपनी औकात देखता है, अपनी टीम देखता है, और ये भी देखता है कि क्या वो इंडिपेंडेंट रह के काम कर पाएगा। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था ऑडिट में, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इन प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो वो ये भी देखेगा क्या वो इंडिपेंडेंट रहकर काम कर पाएगा कि नहीं, कि जो राम लिमिटेड की उसके पास ऑडिट आ रही है क्या राम लिमिटेड में उसका कोई रिलेशन तो नहीं है, तो ये भी चेक करेगा। और साथ ही साथ ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या करेगा, राम लिमिटेड के मैनेजमेंट के साथ बैठ के क्या करेगा, राम लिमिटेड के मैनेजमेंट के साथ बैठ के क्या करेगा, एक एंगेजमेंट लेटर बनाएगा, एक एग्रीमेंट करेगा, दोनों बैठ के क्या करेंगे, उसको साइन करेंगे। अब उस एग्रीमेंट में क्या होगा ये हम आगे स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। अभी तो बस आप ये देख लो, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी होती है तो क्या करना होता है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी होती है, उसे देखना होता है क्या उसकी औकात भी है कि नहीं है। एक तरह से ये होता है। फिर सब उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही इन प्रैक्टिस क्या करता है, ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब वो ऑडिटर बन जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। क्या प्लानिंग करेगा कि कहाँ पे उसे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कौन से एरिया आदमी से ज़्यादा चेकिंग करनी है, कहाँ पे उसे कम चेकिंग करनी है, ये सब क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। इन सब की क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। और जैसे वो प्लानिंग कर लेता है उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन। क्या करेगा इसके बाद, जैसे वो प्लानिंग कर लेता है, जैसे ये प्लानिंग कर लेगा ऑडिटर, उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूशन, मतलब से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब क्या करेगा, चेकिंग करना स्टार्ट करेगा, चेकिंग करेगा, प्रोसीजर्स लगाएगा, और उसे कुछ एविडेंस मिलेंगे। जैसे ही वो क्या करेगा, चेकिंग करना स्टार्ट करेगा, उसे क्या मिलेंगे, कुछ एविडेंसेज मिलेंगे। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन करते वक्त, मतलब चेकिंग करते वक्त क्या होगा, चेकिंग करते वक्त क्या हो सकता है, उसको कुछ मिस स्टेटमेंट्स मिल सकती है। देखो ये समझो, चेकिंग करते वक्त ऑडिटर को क्या हो सकता है, कुछ मिस स्टेटमेंट मिल सकती है। अब मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, गलतियां मिल सकती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो चेक कर रहा है उनके अंदर कुछ गलतियां मिल सकती हैं। अभी जो गलतियां होती हैं वो क्या हो सकती हैं, या तो हो सकती है वो अनइंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली, या फिर वो इंटेंशनली करी गई हो। ऐसी गलतियां हो सकती है कि जब ऑडिटर क्या करेगा, चेकिंग करेगा, प्रोसीजर्स लगाएगा, तो इसे क्या मिलेंगी, मिस स्टेटमेंट मिलेंगी, इसे गलतियां मिलेंगी। अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं, या तो हो सकती है कि वो जानबूझ के ना करी गई हो, अनजाने में ही हो, या फिर वो जानबूझ के करी गई हो। जो गलतियां अनजाने में करी गई हैं, जो गलतियां अनजाने में हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, एरर। और जो गलतियां जानबूझ के करी गई हैं वो क्या कहलाएंगी, फ्रॉड। उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रॉड बोला जाता है। अब बताओ, क्या ऑडिटर का काम सारी मिस स्टेटमेंट्स हो, सारी गलतियों को पकड़ना है क्या, सारी गलतियों को पकड़ना है क्या? तो ऑडिटर का काम ऑल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना नहीं है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारी की सारी गलतियां पकड़े। तो उसकी जिम्मेदारी बताओ क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, ओनली वो क्या करे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को क्या करे, पकड़े। उसकी ये जिम्मेदारी है। मैंने क्या बताया कि देखो ऑडिट के स्टेजेस क्या होंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करने के बाद उसे लगता है कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब वो प्लानिंग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। अब काम करते वक्त क्या होगा, उसे गलतियाँ मिलेंगी, क्या मिलेंगी, मिस स्टेटमेंट मिलेंगी, गलतियाँ मिलेंगी। ये गलतियाँ क्या हो सकती है, तो एरर भी हो सकते हैं या फिर फ्रॉड भी हो सकते हैं। अब देखो ऑडिटर का काम सारे के सारे मिस स्टेटमेंट को पकड़ना नहीं है। तो क्या है उसका काम, ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पकड़ना है। ये क्या होती है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये होती है बड़ी गलतियाँ। ये क्या होती है, बड़ी गलतियाँ। डिटेल में हम जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देख लेंगे। तो ये क्या होती है, उसका काम क्या है बताओ, ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पकड़ना। अब देखो ये हम देख लेते हैं एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या करेगा ऑडिटर, अब क्या करेगा, लास्ट में रिपोर्टिंग।
मतलब ऑडिटर ने क्या करा, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज भी कर ली, उसने देखा कि हम ऑडिट में एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, उसने प्लानिंग भी कर ली, उसने एग्जीक्यूशन में चेकिंग भी कर लिया, एविडेंस भी ले लिए। अब क्या करेगा, लास्ट में एविडेंसेज के बेस पर रिपोर्टिंग करेगा, मतलब रिपोर्ट के थ्रू क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा। क्या करेगा ऑडिटर, ओपिनियन बता, उसका काम क्या था, ऑडिटर का काम क्या था, ओपिनियन देना। क्या काम था, ओपिनियन देना, तो वो अपना ओपिनियन देगा। अब देखो ये ओपिनियन क्या हो सकता है, या तो ये ओपिनियन क्या था देगा, अनमोडिफाइड, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन रिपोर्ट भी। क्या देखा, क्लीन रिपोर्ट, या फिर क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। या तो क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। अब देखो अनमोडिफाइड कब देगा, क्लीन रिपोर्ट बताओ कब देगा ये, या तो इसे जब कोई भी मेटेरियल मिस स्टेटमेंट ना मिले, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ MM, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को। बताओ मैंने क्या बताया था, ऑडिटर का क्या काम है, बड़ी गलतियों को पकड़ना। क्या काम है उसका, बड़ी गलतियों को पकड़ना। अगर मान लो ऑडिटर को चेकिंग करते वक्त कोई भी बड़ी गलतियां नहीं मिलती, नो मेटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसे कोई भी बड़ी गलतियां नहीं मिलती, तो वो क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा, मतलब क्लीन रिपोर्ट दे देगा। या फिर उसे बड़ी गलतियां तो मिलती हैं, ऑडिटर को बड़ी गलतियां तो मिलती हैं, उसे डिटेक्ट होती हैं, लेकिन क्या होता है, ये बड़ी गलतियां क्या होता है, करेक्ट कर दी जाती है, किनके द्वारा, करेक्टेड बाई मैनेजमेंट या TCWG। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ऑडिटर क्या करेगा, जब चेकिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, तो उसे गलतियां मिलेंगी, या हो सकता है कि उसे कोई गलती ना मिले। जब उसे कोई गलती ना मिले तो क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ गलती मिल ही जाती है। तो मान लो उसे गलती मिली तो क्या करेगा, क्या वो सीधे ही अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। जैसे उसे बड़ी गलती मिली, जैसे उसे क्या मिली, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या मिली उसे, बड़ी गलती मिली, तो वैसे ही वो क्या करेगा, जैसे उसे बड़ी गलती मिली वैसे ही क्या करेगा बताओ, वो सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास। जैसे ही ऑडिटर को बड़ी गलती मिली सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास, इसे बोलेगा मुझे बड़ी गलती मिली थी, तू सही कर दे। अगर मैनेजमेंट मान लो बड़ी गलती को सही नहीं करता, तो बताओ ये किसके पास जाएगा, क्या एम्प्लॉयज के पास जाएगा, क्या नहीं, इनके पास नहीं जाएगा। एम्प्लॉयज के पास जाके करेगा क्या, इनके पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, TCWG के पास जाएगा। पहले सबसे पहले किसके पास आता है, मैनेजमेंट के पास, कि भाई मुझे बड़ी गलती मिली, इनको सही कर दे। अगर मान लो मैनेजमेंट सही नहीं करता तो किसके पास आता है, TCWG के पास। TCWG को बोलता है तू सही कर दे, और अगर मान लो उसने सही कर दी तो ऑडिटर क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन ये आता है मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, मान लो ऑडिटर को क्या मिली, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मिली, ऑडिटर को क्या मिली, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मिली, और ये मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स किसी के द्वारा भी करेक्ट नहीं करी गई, किसी के द्वारा भी करेक्ट नहीं करी गई। मतलब ऑडिटर जब चेकिंग कर रहा था तो उसे क्या मिली, बड़ी गलतियां मिली, तो सबसे पहले भागा किसके पास गया, मैनेजमेंट के पास। उसने ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे बड़ी गलतियां मिली, इसको तू क्या कर दे, करेक्ट कर दे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको सही नहीं करा। तो फिर वो किसके पास आता है, TCWG के पास। किसके पास आता है, TCWG के पास। TCWG के पास गया, लेकिन उसने भी क्या करे, नखरे दिखाए, उसने भी इनको सही नहीं करा। तो ऑडिटर बताओ कौन सा ओपिनियन दे देगा, अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। कौन सा ओपिनियन दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, कि ऑडिटर जब TCWG के पास आता है ना, तो नॉर्मली किसके पास आता है, वो CFO के पास आता है। किसके पास आता है, CFO के पास आता है। अगर ऑडिटर को कोई भी काम हो तो मान लो TCWG से, अगर ऑडिटर को TCWG से कोई भी काम होता है तो किसके पास आता है, CFO के पास आता है, और किसी के पास नहीं जाता। किसके पास आता है, वो CFO के पास। तो ये हमने देख लिया। अब देखो मॉडिफाइड ओपिनियन, एक तो क्या केस था, जब ऑडिटर को क्या मिल जाती है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती, तब देगा, और वो करेक्ट नहीं करी जाती, किनके द्वारा, मैनेजमेंट या TCWG, किसी के द्वारा भी करेक्ट नहीं करी जाती, तब ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड। दूसरा केस देखो, जब ऑडिटर पे क्या लगा दी जाती है, लिमिटेशन ऑन स्कोप। जब ऑडिटर के काम पे कुछ लिमिटेशन लगा दी जाती हैं तो भी ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। इसे समझो, इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर जब काम करता है तो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट टांगे अड़ाता है। लिमिटेशन स्कोप का मतलब क्या है कि ऑडिटर जब काम कर रहा था, चेकिंग कर रहा था, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा था, टांगे अड़ा रहा था, उसको बार बार परेशान कर रहा था, उसे काम ही नहीं करने दे रहा था। मान लो ऑडिटर से मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मांग रहा, तो ना वो उसको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा। अगर ऑडिटर किसी से एविडेंस लेने जा रहा तो ना वो एविडेंस लेने दे रहा। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्कोप। लिमिटेशन ऑन स्कोप, मतलब जब मैनेजमेंट टांगे अड़ाता है ऑडिटर के काम में तो इसे क्या बोला जाता है, लिमिटेशन ऑन स्कोप।
अब जैसे ही मैनेजमेंट क्या करता है, टारगेट आता है, तो ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले किसके पास जाएगा, TCWG के पास जाएगा, उसे जाके बताएगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मेरे काम में टारगेट आ रहा है। और अगर मान लो TCWG भी इसकी बात को, ऑडिटर की बात को नजरअंदाज कर देता है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। क्या दे देगा ऑडिटर, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। मैंने क्या बताया, अगर मैनेजमेंट क्या करता है, ऑडिटर के काम में टारगेट आता है, ऑडिटर को ढंग से काम करने नहीं देता, तो ऑडिटर किसके पास आता है, भागा भागा TCWG के पास जाएगा और उसे बताएगा कि मैनेजमेंट मेरे काम में टारगेट आ रहा है। लेकिन TCWG भी अगर ऑडिटर को नजरअंदाज कर देता है, तो ऑडिटर क्या कर देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, लिमिटेशन ऑफ, जब भी मैनेजमेंट टारगेट आता है उसे काम नहीं करने देता, उसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देता, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, तो ऑडिटर विड्रॉ भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑडिट छोड़ के भी जा सकता है। क्या कर सकता है ऑडिटर, ऑडिट छोड़ के भी जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है, अगर ये पॉसिबल है, तो ये अलाउ है तभी जा सकता है। अभी अलाउ कब होता है, ये सब हम आगे स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, ये हम आगे स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। ऑडिटर क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ऑडिट बीच में छोड़ के भी जा सकता है। कब, जब मैनेजमेंट टारगेट आता है और ना TCWG इसकी बात सुनता, तब ऑडिटर क्या कर सकता है, एंगेजमेंट से विड्रॉ भी कर सकता है, ऑडिट से विड्रॉ भी कर सकता है। तो देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे मेन ये था कि एक सीए, भाई सीए बनने के बाद क्या क्या कर सकता है, या तो जॉब कर सकता है, या खुद का ऑफिस खोल ले, या फिर अदर काम कर ले। उसमें भी हमने देखा, जो ऑफिस खोलता है तो ऑफिस कब खोल सकता है, उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। जैसे ही वो COP ले लेता है, वो क्या क्या लेने लग जाता है, CA इन प्रैक्टिस। अब CA इन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है वो हमने देखा। CA इन प्रैक्टिस है तो एश्योरेंस सर्विस दे सकता है और नॉन एश्योरेंस सर्विस दे सकता है। क्या क्या दे सकता है, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विस। एश्योरेंस भी किस किस पे दे सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। फिर ये क्या क्या होती है, एक तो ऑडिट होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। वो CA इन प्रैक्टिस जो अपना एश्योरेंस देता है वो कौन कौन से होते हैं, ऑडिट और रिव्यू। और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे CA इन प्रैक्टिस अपना जो एश्योरेंस देता है वो क्या कहलाता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। वो क्या कहलाता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट कहलाता है। ऑडिट के अंदर CA इन प्रैक्टिस क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। लेकिन रिव्यू के अंदर CA इन प्रैक्टिस क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस देता है। रिव्यू किनको कराना पड़ता है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी लिया था, लिस्टेड कंपनीज को। उन पे क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। क्या ऑब्लिगेशन होती है, उनको अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने होते हैं। इसलिए उनको क्या करना होता है, लिस्टेड कंपनीज को अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कराना होता है। फिर हमने देखा एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर भी CA इन प्रैक्टिस क्या करता है, एश्योरेंस देता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। जैसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट रहेगा, फ्यूचर के कैश फ्लोज, इनको क्या करना है, इनको एग्जामिन करना। तो ये भी कौन करता है, CA इन प्रैक्टिस करता है। ये भी कौन करता है, CA इन प्रैक्टिस। फिर हमने नॉन एश्योरेंस सर्विस दे दी, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देखी। ये सर्विसेज, इनमें CA इन प्रैक्टिस कोई भी एश्योरेंस नहीं देता। इनके अंदर CA इन प्रैक्टिस कोई भी एश्योरेंस नहीं देता। ये कौन कौन सी होती है, जैसे अकाउंटिंग, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस, रिटर्न फाइलिंग वगैरह। अब देखो ऐसे क्या चाहता है कि सारी सर्विसेज जो कि CA इन प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहा है, ये सारी सर्विसेज CA इन प्रैक्टिस हवा में ना प्रोवाइड करे। ये सारी सर्विसेज CA इन प्रैक्टिस हवा में ना दे, ये क्या करे, एकदम अच्छे से करे। तो इनके लिए उन्होंने क्या बना दिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए। ऑडिट के लिए उन्होंने क्या बनाया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू के लिए ऐसे ने क्या बनाया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए क्या बनाया उन्होंने, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए क्या बनाया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। फिर मैंने आपको बताया कि नॉन एश्योरेंस सर्विस ऐसा नहीं है कि CA इन प्रैक्टिस देगा। कोई BCom पास करा हुआ बंदा भी नॉन एश्योरेंस सर्विस दे सकता है। लेकिन जो बंदा BCom पास कर रखा है उसको स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस फॉलो नहीं करनी, उसको ये फॉलो नहीं करनी। ये किसे फॉलो करने, ओनली CA इन प्रैक्टिस को ही फॉलो करनी है। अब देखो ऐसे एक बात और चाहेगा कि CA इन प्रैक्टिस जो क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, ऑडिट भी दे रही है, रिव्यू भी कर रही है, एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रही है, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रही है। तो क्या चाहेगा, ये सारे काम क्या हो, क्वालिटी वाले हो, अच्छे से तो हुई, साथ ही साथ क्या हो, एकदम क्वालिटी वाले हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या लाया, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इसके लिए वो क्या लाए, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। फिर हमने देखा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने ऑडिट को स्टार्ट करा। इसमें भी हमने देखा क्या क्या है, एक एक्सटर्नल ऑडिट है और एक होती है इंटरनल ऑडिट। अब एक्सटर्नल को क्या बोला जाता है, स्टैट ऑडिट भी बोला जाता है। अब इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जो कंपनी ऑडिट होती है वही सिर्फ क्या होती है, स्टैट ऑडिट। लेकिन ओनली कंपनी ऑडिट स्टैट ऑडिट नहीं होती। LLP ऑडिट जो LLP एक्ट में बताई गई है, टैक्स ऑडिट जो इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई है, बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट, ये सब भी क्या है, स्टैट ऑडिट है। और ये सब स्टैट ऑडिट करता कौन है, ओनली CA कर सकता है। और वो कैसे करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करेगा। फिर हमने देखा इंटरनल ऑडिट, ये कोई ऑडिट नहीं है, इसका बस नाम है इंटरनल ऑडिट। इसके अंदर बताओ, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर वो क्या करता है, जो भी चाहे CA हो चाहे कोई दूसरा बंदा हो चाहे CS हो, वो क्या करेगा, उस एंटिटी की कमियों को आइडेंटिफाई करेगा कि वहाँ पे क्या क्या वीक एरियाज है, उनके रिगार्डिंग वो सजेशन देता है।
तो ये कोई भी कर सकता है। यहाँ पे सी इन प्रैक्टिस जरूरी नहीं कि वो सी इन प्रैक्टिस ही हो, कोई भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट। और इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, इंटरनल ऑडिट का एक सेपरेट चैप्टर है जहाँ पे एकदम शॉर्ट में कुछ थोड़ा बहुत बता रखा है, वो सब हमें देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फिर हमने देखो हम ऑडिट की बात कर रहे थे, तो ऑडिट किन की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बनाएगा, या तो खुद बना लिया किसी से बनवा ली। अभी बनाएगा कैसे, हवा में नहीं बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनाने हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं, AS, इंड AS, जो शेड्यूल 3 वगैरह ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर 2 टाइप के हैं, एक तो होते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पज कौन से होते हैं, जो हम नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। अभी कैसे बनते हैं, एज पर एप्लीकेबल FRF, एज पर AS, इंड AS, शेड्यूल 3। इनकी ऑडिट कैसे होगी, कैसे करेगा ऑडिटर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन से वाले लगाएगा, ऐसे 200 सीरीज से लेकर के ऐसे 700 सीरीज तक जो भी स्टैंडर्ड्स है सारे के सारे अप्लाई करेगा। फिर जो होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किन के लिए बनते हैं, स्पेसिफिक यूजर के लिए बनते हैं। इनकी ऑडिट कैसे होती है, इनके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे 200 सीरीज से लेकर के 700 सीरीज तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ ही साथ 800 सीरीज भी लगाएगा। फिर हमने कुछ टर्म देखी कि TCWG कौन होता है, मैनेजमेंट कौन होता है, एम्प्लॉयज कौन होता है। तो TCWG कौन होता है, सबसे जो हाई लेवल के बंदे होते हैं, टॉप लेवल के बंदे होते हैं, वो कौन होते हैं, TCWG, जैसे CEO, CFO, ऑडिट कमेटी। मैनेजमेंट कौन होता है, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड, वो कौन होगा, मैनेजर। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट का हेड परचेस मैनेजर। फिर हमने देखा एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो इनके अंडर काम करते हैं, जो कि मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं। फिर हमने एक बात और देखी, जो छोटी मोटी एंटिटीज होती है, स्मॉल एंटिटीज होती है, उनके अंदर TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होते, उनके अंदर दोनों एक ही होते, उनके अंदर एक ही होते, अलग अलग नहीं होते। फिर हमने ऑडिट की स्टेजेस देखी कि अगर किसी CA को क्या अपॉइंट करा गया है, किसी CA को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करा गया है, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे क्या करनी होगी, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी होगी। मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उसे कुछ काम करने होंगे, उसे सबसे पहले अपनी औकात देखनी होगी। औकात उसे लगता है मेरी औकात है, उसके बाद वो क्या करेगा, एक एंगेजमेंट लेटर बनाएगा, मतलब एग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगा। और जैसे ही वो ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद प्लानिंग करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन करेगा, मतलब चेकिंग करेगा। जब वो चेकिंग करेगा तो उसे गलतियाँ मिलेंगी। गलतियाँ कैसी मिल सकती है, तो एरर मिल सकते हैं, फ्रॉड। अब उसे कौन सी गलती को पकड़ना होता है, बड़ी गलतियों को, ओनली बड़ी गलतियों को। फिर लास्ट में हमने देखा क्या करना होता है, ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है। अब रिपोर्टिंग में क्या करेगा, वो ओपिनियन देगा, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड। अगर ऑडिटर को चेकिंग करते वक्त कोई भी बड़ी गलतियां नहीं मिलती तो वो क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर ऑडिटर को चेकिंग करते वक्त बड़ी गलतियां मिलती है, लेकिन वो बड़ी गलतियां कौन सही कर देता है, मैनेजमेंट TCWG सही कर देते हैं, तो ऑडिटर क्या देगा, तब भी ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देगा, तब भी ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन चेकिंग करते वक्त ऑडिटर को बड़ी गलतियां मिलती है और वो बड़ी गलतियां मैनेजमेंट और TCWG के द्वारा सही नहीं करी जाती, वो सब बड़ी गलतियां मैनेजमेंट के द्वारा TCWG के द्वारा करेक्ट नहीं करी जाती, तो ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। यहाँ पे फिर हमने एक और पॉइंट देखा, कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करने लग जाता है, ऑडिटर को दुखी करने लग जाता है, उसके काम में टांगे डालने लग जाता है, ऑडिटर को काम नहीं करने देता, उसको इन्फॉर्मेशन ला के नहीं देता, उसको एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने देता। तो इसे क्या बोला जाता है, लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो TCWG को जाके बताता है। सबसे पहले तो क्या करता है, वो TCWG को जाके बताता है, क्या बताता है उसे, कि जो मैनेजमेंट है वो मेरे काम में टांगे अड़ा रहा है। लेकिन मान लो TCWG भी क्या करता है, इस बात को नजरअंदाज कर देता है, तो ऑडिटर क्या दे देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। और इस केस में, लिमिटेशन ऑन स्कोप वाले केस में, ऑडिटर एक काम और कर सकता है। क्या कर सकता है, वो ऑडिट को छोड़ के भी जा सकता है। क्या कर सकता है, वो बीच में ही ऑडिट को छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन अगर वो पॉसिबल हो तभी। अब ये पॉसिबल कब है, ये हम आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। तो देखो, अब ये हमने सब कंप्लीट कर लिया, अच्छे से देख लिया, जो बेसिक्स थे अच्छे से समझ लिया हमने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टार्ट करेंगे। कौन से वाले, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब आपके कोर्स में टोटल 38 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, 38 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। अब इनमें से कुछ देखो, इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किन के रिगार्डिंग है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, कि भी ऑडिटर को क्या करना है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। तो कुछ स्टैंडर्ड्स तो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है, कुछ प्लानिंग के रिगार्डिंग है, कुछ एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग है, और कुछ रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग है।
जो आपके टोटल कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, 38 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। उनमें से कुछ किसके रिगार्डिंग है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है, कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज ऑडिटर को कैसे करनी होती हैं वो बता रखा है, प्लानिंग कैसे करनी होती है वो बता रखा है, कुछ में एग्जीक्यूशन कैसे करना, मतलब चेकिंग वगैरह कैसे करनी है, एविडेंस कैसे गैदर करना है वो बता रखा है, और कुछ स्टैंडर्ड्स में रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो बता रखा है। तो इस तरह से आपके कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, किन की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कितनी है, टोटल 38 है। और हम क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस में कवर करेंगे। मतलब सबसे पहले हम कौन से स्टैंडर्ड देखेंगे, सबसे पहले हम वो स्टैंडर्ड देखेंगे जो किनसे रिलेटेड है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड, उनको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।